मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था वंशागति के नियमों के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। जेनेटिक्स या जीनोमिकी का अपन स्टडी कर रहे थे, यानी अपन वंशागति में जो आनुवंशिकी और जीनोमिक है उसके बारे में देख रहे थे। और उसमें अपन ने नॉर्मली मेंडलिज्म जो टाइम पीरियड था उसको देख रहे थे। मेंडलिज्म टाइम पीरियड में नॉर्मली अपन ने स्टडी किया था कि भाई मेंडल का जो लाइफ है वो किस टाइप से थी, उसका बर्थ कब हुआ था, उसकी डेथ कब हुई थी, वो सारी स्टडी कर रहे थे। उसके बाद अपन स्टडी कर रहे थे मेंडल के प्रयोग। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, मेंडल के कार्य और मेंडल के एक्सपेरिमेंट या प्रयोग देख रहे थे। और प्रयोगों को अपन ने अलग अलग श्रेणियों में बांटा था, जिसमें पहला क्या था, पहला अपन ने कहा था पादप चयन। पहला क्या था, पादप चयन। तो मेंडल ने कौन सा पादप चयन किया था, कल आपको बताया था कि मेंडल ने मटर का पौधा चयन किया था। दूसरा जो था वो पादप चयन का कारण था। पादप चयन का कारण कि पादप जो होता है वो एक वर्षीय होता है और उसमें विपर्यासी लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ स्वपरागण भी, स्वपरागण के साथ परपरागण भी करवा सकते हैं। तीसरा अपन ने कहा चयनित लक्षण, कि मेंडल ने कितने लक्षण चयनित किए थे, तो चयनित लक्षण जो थे वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चयन किए थे, जिसमें पादप की लंबाई। दूसरा अपन ने कहा था कि भाई पुष्प की स्थिति। तीसरा पुष्प का रंग। चौथा फली का आकार, फली का रंग, बीज आकार और बीज का रंग। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। चौथा पॉइंट अपन देखा था मेंडल की सफलता व असफलता का। मेंडल की सफलता व असफलता के कारण, असफलता के कारण देखे थे, जिसमें अपन ने सफलता के कारणों में बताया था कि मेंडल क्यों सक्सेस हुआ, सफल क्यों हुआ था। क्योंकि उस टाइम अपन कह रहे मेंडल ने लकी था और उसने लकीली क्या कर लिया, मटर का पौधा चयन कर लिया था। और मटर के पौधे में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मिल गई जो एक उत्तम या बढ़िया संकरण के लिए आवश्यक होती है। दूसरा मेंडल ने क्या किया, जो भी प्रयोग किया उसका रिकॉर्ड बनाता चला गया। इसके साथ साथ में मेंडल ने जो भी रिकॉर्ड वगैरह बनाए उन रिकॉर्ड को साथ में मेंटेन करता चला गया। इसके साथ साथ उसने एक टाइम पे एक पे ही काम किया था, यानी एक लक्षण या 2 लक्षण पर ही अधिकतम उसने काम किया था। उसके कारण वो सफल हुआ। असफल किस कारण हुआ, तो अपन कहते हैं असफल होने का उसका प्रमुख रीजन क्या था। असफल होने का प्रमुख रीजन था मेंडल की जो अपन मेंडल के टाइम पीरियड में डार्विन की जो बुक आ गई थी वो डार्विन की बुक थी। अब डार्विन की जो बुक थी उसमें अपन कहते हैं जाति की उत्पत्ति जो बुक थी उसमें नॉर्मली सारे साइंटिस्ट उसकी स्टडी में लग रहे थे, तो मेंडल के टाइम में उसमें ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही मेंडल जो था उसको गणित का ज्ञान था, इसलिए उसने जितने भी प्रयोग वगैरह किए थे वो सारे कैसे करते हैं, गणित वाली भाषा में ही कर दिया, यानी गणितीय भाषा में उसको समझा दिया। तो लोग उस टाइम उसको जाने नहीं पाए थे, इस कारण मेंडल ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद का अपन जो टॉपिक है वो आज अपना जो टॉपिक है वो होगा अपना नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे थे क्या, वह संकरण के प्रक्रिया। संकरण की प्रक्रिया, मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोग। और फिर अपना था आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, संकरण की प्रक्रिया। यहां तक अपन ने कल देख लिया था, ये 4 पॉइंट अपन ने कल देख लिए थे। आज अपना टॉपिक है वो है संकरण की प्रक्रिया। देखो संकरण क्या होता है, संकरण अपन कहते हैं कि भाई 2 अलग अलग पादप या समान जाति के ही 2 अलग अलग पादप या अलग अलग जाति के 2 पादपों के बीच क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवा सकते हैं। और क्रॉस करवाने की जो क्रिया तो वही अपनी क्या है, संकरण की क्रिया आती है। 2 अलग अलग पादपों में नर और मादा जनांग के जो परागण युग्मकों का आपस में मिलन करवाने की जो क्रिया थी वो अपना क्या था, संकरण की क्रिया है। तो संकरण की क्रिया के लिए मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोगों को समझाने संकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। और संकरण की प्रक्रिया करने के लिए उसने अलग अलग विधियां अपनाई, जिसमें पहली विधि थी क्या, विपुंसन। पहली क्या थी, विपुंसन। दूसरी थी आपकी क्या, बैगिंग। दूसरी क्या है, बैगिंग। इसको बोरावस्त्रावरण भी बोल सकते हैं, बोरावस्त्रावरण। या इसका एक और नाम है थैलीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, थैलीकरण भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसने काम में लिया था टैगिंग की विधि भी काम ली थी, टैगिंग। इसके अलावा डस्टिंग वगैरह भी इसमें काम में ली थी। तो देखो विपुंसन, बैगिंग या टैगिंग है क्या, तो देखो पहले बात करते हैं विपुंसन की। विपुंसन क्या है, नाम में पता, विपुंसन जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ई मस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, ई मस्कुलेशन।
इमस्कुलेशन। क्या होता है इमस्कुलेशन या विपुंसन? नाम है वी मतलब अलग करना, पु मतलब पुंकेसर को और अलग करने की जो क्रिया होती है वो क्या है? विपुंसन है। इसका मतलब अपन क्या है कि भाई अर्लियर अवस्था में यानी बड कंडीशन में, यानी जब जो कलिका अवस्था होती है, जब पूर्णतः स्टेमेन जो होता है पुंकेसर परिपक्व नहीं होता, उसी टाइम उसको हटा देने की जो क्रिया होती है तो अपन कहेंगे पुष्प में पुंकेसर को परिपक्व होने से पहले ही क्या कर देना? चिमटी की सहायता से हटा देना, हटा देने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी इमस्कुलेशन कहलाती है या विपुंसन कहलाती है। कैसे? तो देखो अपने पास मान लो ये एक फ्लावर है, भाई अपन ने क्या बनाया? एक फ्लावर बनाया। जैसे मान लो अपने पास ये एक फ्लावर है, यहाँ पे क्या एक फ्लावर है। इस फ्लावर में यह आपका क्या है? मेल के रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको अपन गाइनोसियम बोल रहे हैं। यह आप क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको अपन एंड्रोसियम बोल रहे हैं। इसी तरह इसमें ये हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको अपन कैलिक्स और ये जो पेटल्स वगैरह बोल रहे हैं, ये अपनी क्या है? पेटल्स है, ये पेटल है। इसी तरह इसमें एक बात करें, ये क्या है? अपने सेपल है। तो अपन इस फ्लावर को नॉर्मली क्या करें? डेवलप होने से पहले यानी कंप्लीट मैच्योर होने से पहले ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है? आपका पुंकेसर वाला पार्ट है। तो इस पुंकेसर को क्या कर दे? हटा दे, कट कर दे। तो अब ये फ्लावर क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल हो गया। यानी मींस बाइसेक्सुअल को फ्लावर कैसे बना दिया अपन ने? यूनिसेक्सुअल बना दिया। तो अपन कहेंगे किसको हटा देने की क्रिया? इस पुंकेसर को हटा देने की क्रिया जो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। दूसरी बात करते हैं क्या? बैगिंग या अपन कह सकते हैं बोरा वस्त्रावरण, या इसको क्या बोल सकते हैं? थैलीकरण। तो क्या होती है? देखो बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैलीकरण। तो बैगिंग में क्या कहता है भाई, जब आपने ये फ्लावर हटा दिया, जैसे मान लो अपने पास एक प्लांट था, इस प्लांट पर एक फ्लावर यहां पर है और एक फ्लावर यहां पर है। तो देखो अपन कहते हैं स्वयं परागण होता है, वो समान जाति के पुष्पों में भी हो सकता है और अलग अलग जाति के पुष्पों में समान जाति के पुष्पों में होता है। अब देखो स्वयं परागण होता है वो पर परागण, इसी का एक विशेष रूप है सजात पुष्पी परागण, जो आनुवंशिक रूप से क्या होता है? स्वयं परागण हो सकता है, लेकिन कार्य के रूप से तो पर परागण। तो अगर अपन चाहते कि इस पर किसी ये जहां पर मान लो कि ये नर जनांग है, इस पुष्प पे अपन ने क्या कर दिया? विपुंसन कर दिया। क्या हटा दिया अपन ने? तो अब कोई कीट वगैरह यहाँ पर जो अपन नहीं चाह रहे वो परागण ना करना छोड़ दे। अपन चाहते हैं खाली वही परागण है, दूसरे ना आ जाए। इट मीन्स अनचाहे परागणों को आने से रोकने के लिए ये जो आपका विपुंसित पुष्प है, इस विपुंसित पुष्प को किससे कवर कर देना? एक बटर पेपर से कवर कर देना, यानी इसको ढक देने की क्रिया क्या कहलाती है? बैगिंग कहलाती है। तो बैगिंग क्या हो गया? तो कहेंगे विपुंसित पुष्प पर अनचाहे क्या? पराग कणों को आने से रोकने के लिए क्या कर देना? आने से रोकने के लिए विपुंसित पुष्प को किससे ढक देना? बटर पेपर से ढक देने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी क्या कहलाएगी भाई? आपके बैगिंग कहलाते हैं। जैसे आपने ये फ्लावर को विपुंसित कर लिया, अब आपने क्या किया? इसको बांध दिया किससे या ढक दिया किससे? या मान लो इसके ऊपर बटर पेपर लपेट दिया, तो आपने क्या कर दिया? ये इसको बैगिंग कर दी। यानी ये फ्लावर था, एक फ्लावर, ये मान लो एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, आपने इसमें बैगिंग करना चाहिए, यानी आपने विपुंसन इसमें किया। अब आपने क्या किया? इसको इस तरह से थैली से बांध दिया, यानी इस बटर पेपर से बांध दिया, तो आपने क्या किया है? बैगिंग की है। टैगिंग क्या होती है? टैगिंग मतलब टैग लगाना कि भाई इसमें कौन सा परागकण आपने छोड़ा है, किस जाति का परागकण वगैरह छोड़ा है, तो एक स्लिप वगैरह लगाकर इस पर छोड़ने की क्रिया क्या कहला रही है? टैगिंग कहला रही है।
तो मेंडल ने क्या किया था, विपुंसन, बैगिंग और टैगिंग की क्रिया की थी। विपुंसन में उसने क्या किया, पराकोष को हटा दिया, मतलब विपुंसन में पुंकेसर को हटा दिया, कब, परिपक्व होने से पहले, ताकि क्या उसमें पराकण बने ही नहीं। इसका मतलब द्विलिंगी पुष्प को एक लिंगी बना लिया। इट मीन्स जो अपना ये जो मटर का पौधा था, उस मटर के पौधे में स्वपरागण था, तो उसमें स्वपरागण को रोक दिया। अब उसमें क्या करवाया उसने, पर परागण। तो उसके लिए उसने क्या किया कि भाई स्वपरागण वापस ना हो जाए, अनचाहे परागण ना आ जाए, तो उसको थैली से ढक दिया। थैली से ढकने की क्रिया क्या कहलाई, बैगिंग कहलाई। फिर उसने क्या, जो भी अपने बढ़िया गुणवत्ता वाले परागण जो उसको संकरण के लिए काम लेना चाहता था वो लाया, और इस बैगिंग के इस जो विपुंसित के पुष्प है उसके ऊपर छोड़े, और उसको किससे लपेट दिया, बटर पेपर से लपेट दिया। बटर पेपर से लपेटने की क्रिया क्या कहलाती है, बैगिंग कहलाती है। और फिर उसके ऊपर टैग लगा दिया, भाई किसको कौन सा पादप है, कौन सी जनरेशन का है, और अपने इसके ऊपर कौन से परागण वगैरह छोड़े हैं, सेल्फ या कॉरस्पोंडेंस कौन सा हुआ है, वो सारा उसमें टैग कर देते हैं। वो अपनी क्या कहलाती है, टैगिंग कहलाती है। तो ये थे अपने क्या, संकरण की प्रक्रिया। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, मेंडल के प्रयोग। अब यहां से अपना मेन स्टार्ट होता है क्या, मेंडल के प्रयोग। वैसे तो अपन ने खूब देखे, तो मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग देखे, मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने कितने प्रयोग किए थे, अपन ने इसकी जीवनी पढ़ी थी, उसमें बताया था मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग था क्या, एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण। और दूसरा क्या था, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको बोलते क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसको बोलेंगे अपन क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको अपन एकल जीन की वंशागति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, या अपन क्या कह सकते हैं, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। अगर आपको एक जीन की वंशागति पूछ रहे तो क्या पूछा है, एकल संकर से। और इसमें हो गया 2 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति। ऐसे 3 जीन की वंशागति भी हो सकती है, ट्रिपल संकरण भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी, एकल संकर संकरण की। तो पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, एकल संकर संकरण। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या हो गया, एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो क्या होता है एकल संकरण, नाम में पता है, एकल मतलब एक, यानी एक ही जोड़ी लक्षणों के विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाए तो क्या कहलाएगा वो, एकल संकरण। तो किसे कहेंगे, तो कहेंगे एक ही जोड़ी के, एक ही जोड़ी, एक ही लक्षण के, एक ही लक्षण के विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षणों के बीच, लक्षणों के बीच संकरण करवाना, संकरण करवाना क्या कहलाता है आपका, एकल संकर संकरण कहलाता है। एकल संकर संकरण कहलाएगा। तो किसे कहेंगे एकल संकर संकरण, एक ही जोड़ी विपर्यासी या एक लक्षण के विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाने की क्रिया क्या कहलाती है, एकल संकर संकरण कहलाती है। अब एकल संकर संकरण जो होता है उसके लिए मेंडल ने कौन सा लक्षण चुना था, तो उसके लिए अपन ने कह रहे हैं पादप की लंबाई का लक्षण चुना, पादप की लंबाई का लक्षण चुना। तो लंबाई के लक्षण में अपन के विपर्यासी लक्षण में बताया था, लंबा तो क्या था, प्रभावी लक्षण था, और बोना क्या था, अप्रभावी लक्षण था। तो प्रभावी लक्षण क्या हो गया भाई, इसमें लंबा लक्षण, ये तो कैसा था, प्रभावी लक्षण था। और अप्रभावी लक्षण कौन सा था, बोना लक्षण था, अप्रभावी। अब उसने लंबे को उसने किससे शो किया था, कैपिटल टी से, और बोने को शो किया था स्मॉल टी। देखो अपन हमेशा संकरण जब भी करवाएंगे युग्म विकल्पी के बीच करवाएंगे। युग्म विकल्पी आपको बताया था क्या था कि एलिलो का जो जोड़ा होता है वही क्या कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है। अगर दोनों एलील समान होते हैं, यानी इस तरह के ये दोनों एलील एक युग्म विकल्पी समान है तो वो समयुग्मजी होगा, और दोनों अगर समान हो गया समयुग्मजी, और दोनों अगर अलग अलग है यानी एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी हो गया तो वो कैसा हो गया, विषम युग्मजी होगा।
तो अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, संकर्ण करवाने समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौना लिया है। तो मेंडल ने संकर्ण करवाने के लिए क्या लिया, समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप। क्या लिया, प्रभावी लंबा पादप। इसका संकर्ण किससे करवाया, समयुग्मजी अप्रभावी बौने पादप से करवाया, बौना पादप करवाया। तो युग्म विकल्पी, इसका युग्म विकल्पी क्या बना, कैपिटल टी, और इसका युग्म विकल्पी क्या बना, स्मॉल टी। तो ये अपने युग्म विकल्पियों के बीच अपने क्या करवाना है, संकरण करवाना है। ये युग्म विकल्पी हो गया प्रभावी का और ये हो गया अप्रभावी का। देखो जब भी संकरण की क्रिया होगी तो पहले क्या होगा, युग्मक जनन होगा, यानी इसका क्या हुआ, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन की क्रिया हुई, क्या हुई भाई, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई। तो इसका गैमेट बना ए कैपिटल टी, अगुणित युग्मक बन गए। और इसका भी क्या बना, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये युग्मक बन गए। अब क्या करना भाई, अपने पास युग्मक तो आ गए, अब इनका करवाना क्या है, क्रॉस करवाना है। इसका बन गया कैपिटल टी, इसका भी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। अब मान लो कि ये क्या है, आपका नर पादप है और ये कौन सा आपका मादा पादप है। कोई जरूरी नहीं है, अपन इसको भी नर मान सकते हैं, इसको मादा मान सकते हैं, क्योंकि अपन ने बताया मेंडल ने वित्तक्रम संकरण भी किया था। वित्तक्रम संकरण में क्या किया था, एक बार पादप को नर माना, एक बार मादा माना था। मतलब अगर इस पादप को पहले नर माना है, इस पादप को मादा माना है, तो अगले क्रॉस में उसने इस पादप को क्या मान लिया, मादा, और इस पादप को क्या मान लिया, नर। तो कोई जरूरी नहीं है, अपन चाहे जिसको भी नर मान ले, चाहे जिसको मादा मान ले, लेकिन जिसमें नर है उसमें नर युग्मक हो गए, मादा में मादा युग्मक हो गए। तो गैमेट बन गए। अब अपन कहेंगे ए गैमेट नर से आता है और ए गैमेट मादा से आता है। तो पहले अपन इस ए गैमेट का दोनों नर के साथ संकरण करवा ले, तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही अपन कहते हैं कि भाई ये जो हो गया वो बन गया इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों विषम युग्म। अब इसका संकरण इनके साथ करवाए तो ये गया इधर, ये आया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ये गया इधर, ये आया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब F1 जनरेशन में जो भी पीढ़ी आई है वो कैसी आई है, विषम युग्मजी आई है। ये आपकी कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन आपके, F1 पीढ़ी है। ये आ गया आपके F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन में सभी पादप कैसे होंगे, सभी पादप विषम युग्मजी होंगे, विषम युग्मजी होंगे। और विषम युग्मजी होंगे तो कैसे होंगे, लंबे प्राप्त हुए, लंबे पाए गए। इसका मतलब F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, ये लक्षण प्रकट हुआ। क्यों कि ये पादप भी कैसा था, लंबा पादप था, ये पादप भी कैसा था, लंबा पादप था, ये भी कैसा था, लंबा पादप हो गया, और ये भी पादप कैसा हो गया, लंबा। इसका मतलब लंबाई का लक्षण प्रकट हुआ। इसका मतलब F1 जनरेशन में कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, प्रभावी। और अपन कहते हैं हमेशा F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण जो प्रकट होता है वो कौन सा होता है, प्रभावी ही होता है। तो प्रभावी आप प्रकट हो गया तो कौन सा हो गया, पादप लंबा पादप आ गया। क्लियर। अब उसने क्या किया, इसको बाद में इसमें आगे और जांचने के लिए इसकी F2 पीढ़ी निकाली। F2 पीढ़ी निकालने के लिए इनका क्या करवाया गया, स्वयं परागण करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। कौन सी पीढ़ी निकालने के लिए, F2 जनरेशन निकालने के लिए। कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन में उन्होंने क्या किया, एक चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड अपन ने बताया या पिनेट वर्ग बताया कि एक वर्गाकार संरचना होती है जिसमें एक तरफ नर और एक तरफ है मादा युग्मक रखे जाते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, इसका एक चेकर बोर्ड बनाया। ये ना साहब चेकर बोर्ड बना दिया। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। अपनी एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है, आरबीएसई बोर्ड में इस तरह से दिया हुआ है, चाहे जैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके एक तरफ नर युग्म दिखा दिए और एक तरफ है मादा। जो अपन कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल टाइप की जो कॉलम होता है, यानी ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं उनमें तो कौन से दिखाते हैं, मादा युग्मक दिखाते हैं। और जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उनमें कौन से दिखाते हैं, नर युग्मक दिखाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे भी क्या रख दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब स्व युग्मन करवाना है आपको।
स्वयुग्मन क्या है, कोई से भी दो पौधे ले लिए, चाहे आप ये ले लो और ये ले लो, इनमें से कोई से दो पौधे लिए, इसका युग्म क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका युग्म क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको क्या करवाना है, क्रॉस, इस टी का पहले इन दोनों से क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी से क्रॉस करवाया तो क्या कैपिटल टी आया। कौन सा पौधा होगा, समयुग्मजी होगा, विषमयुग्मजी, कहेंगे दोनों समान है तो ये हो गया समयुग्मजी लंबा पौधा हो गया। कौन सा हो गया, समयुग्मजी लंबा पौधा हो गया। ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाया तो क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कौन सा पौधा हो गया, विषमयुग्मजी। कौन सा हो गया, विषमयुग्मजी, लेकिन पौधा कैसा होगा, लंबा। कैसा होगा, लंबा। ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पौधा भी कैसा हो गया, विषमयुग्मजी लंबा हो गया, विषमयुग्मजी लंबा प्राप्त हुआ। ऐसे अपन ने क्रॉस करवाया किसका, इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो कौन सा गया, स्मॉल टी आ गया। इसका मतलब समयुग्मजी कौन सा आया, लंबा बोना पौधा आया। कौन सा आया, बोना पौधा। उसके बाद उन्होंने क्या निकाला, इनका निकाला, पहले निकाला क्या, फिनोटाइप। क्या निकाला, फिनोटाइप, या अपन कहेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है, तो अपन कह रहे कि बाहरी लक्षणों को देखकर पादप के अनुपात जो निकालते हैं वो लक्षण प्ररूप है। अगर अपन बाहरी लक्षण देखकर पादप को बताते हैं, जैसे अपन ने ये लंबा पौधा बता दिया, कह दिया इसका जीनोटाइप बताओ या फिनोटाइप बताओ, तो अपन कहते हैं लंबा है तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, नंबर दोनों में से एक हो सकता है। अब ये कितने आए हैं तो वो अनुपात के रूप में दर्शाते हैं, तो क्या हो गया, फिनोटाइप अनुपात हो गया। तो कितना आया फिनोटाइप अनुपात, तो कहेंगे 3:1। क्यों 3, तो कैसे हो गया, आपके पास लंबे आए हैं और एक कैसा आया, बोना, तो फिनोटाइप अनुपात कैसे आ गया, 3:1 आ गया। फिर बात करते हैं क्या आया, जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप अनुपात, देखो जीनोटाइप अपन कहते हैं कि भाई ये इस तरह से जीन दर्शा रहे हैं, जैसे इसमें कैपिटल टी ये जीन हो गया, इसमें ये जीन हो गया, तो आप कहोगे ये समयुग्मजी है, ये विषमयुग्मजी है, तो ये जीन दर्शा रहे हैं वो तो जीनोटाइप है। लेकिन कितने समयुग्मजी है, कितने विषमयुग्मजी है, उसका अनुपात दर्शा रहे हो तो वो क्या आ गया, जीन प्ररूप अनुपात। तो कितना आया, तो अपन कहते हैं एक तो समयुग्मजी लंबा है, दो कैसे है, विषमयुग्मजी लंबे हैं, और एक कैसा है, समयुग्मजी बोना है। इसका मतलब ए तो इस तरह से समयुग्मजी आ गया, दो कैसे आ गए, विषमयुग्मजी आ गए, और एक कैसा आ गया, समयुग्मजी बोना आ गया। इसका मतलब जीनोटाइप क्या मिला, 1:2:1 मिला। तो ये क्या था अपना मेंडल का एकल संकर संकरण। तो एकल संकर संकरण में समयुग्मजी प्रभावी का समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे मिले, सभी पौधे विषमयुग्मजी लंबे मिले थे। सभी पौधे कैसे मिले, विषमयुग्मजी लंबे मिले। और जब इन्होंने इन दोनों F1 पीढ़ी में जो भी पीढ़ी आई थी उनका आपस में स्वयुग्मन करवाया, स्व परागण करवाया, तो उससे क्या हुआ, उससे अपने को ये F2 जनरेशन मिली। और जब F2 जनरेशन निकाली तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, पिनेट वर्ग बनाया। और पिनेट वर्ग क्या, वर्गाकार आकृति है, जिसमें एक तरफ नर युग्मक और एक तरफ है मादा युग्मक। नर युग्मक 36 कॉलम में और मादा युग्मक ऊर्ध्वाधर कॉलम में दर्शाए। और फिर इनका क्रॉस करवाया तो पहले फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप आया 3:1, 3 लंबे और 1 बोना। जीनोटाइप क्या आया, 1:2:1, यानी 1 समयुग्मजी लंबा आया, 2 विषमयुग्मजी लंबे आए, और एक क्या आया, समयुग्मजी बोना प्राप्त हुआ था। क्लियर। अब देखो इसके बेस पर मेंडल ने क्या, यानी ये जो एकल संकरण उन्होंने मेंडल ने किया था, उस एकल संकरण के आधार पर मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाले, भाई इसका कंक्लूजन क्या निकाला, ये निष्कर्ष क्या हुए, तो अपन कहेंगे एकल संकरण के क्या निष्कर्ष निकले, एकल संकर संकरण का निष्कर्ष, संकरण के निष्कर्ष क्या निकले। तो देखो इस पे निष्कर्ष में उसने पहला निष्कर्ष तो ये निकाला कि जब भी संकरण होगा तो पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और जब तक युग्मक नहीं बनेंगे तब तक क्या नहीं होगा, संकरण की क्रिया नहीं होगी। तो संकरण की क्रिया के लिए उसने पहले क्या बनाए थे, युग्मक बनाए। और उसने कह दिया कि प्रत्येक कैरेक्टर जो होता है वो क्या आता है कि मुक्त रूप से रहता है, यानी ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ फैक्टर। कोई भी कैरेक्टर होता है वो सामान्यतः एक जोड़े के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी प्रत्येक जो लक्षण होता है
वो एक जोड़ी प्रत्येक लक्षण जो होता है वो एक जो है एक जोड़ी जीन को नियंत्रित है, एक लक्षण को नियंत्रित है। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, यानी प्रत्येक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होगा, जीन द्वारा नियंत्रित होगा। क्लियर? तो एक लक्षण होता है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आधार पर उसने पहला नियम दिया था प्रभाविता नियम। उसने कह दिया कि F1 पीढ़ी में सदैव क्या होगा, सदैव प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, ही प्रकट होता है। यानी जब भी आप समीगुंजक संकरण करवाओगे तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होगा, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। तो अपन ये कहते हैं जो लक्षण प्रकट हो जाता है, उसने कह दिया कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा, जो लक्षण प्रकट होगा, लक्षण प्रकट होगा वह क्या होगा, वह प्रभावी होगा। दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला उसने, वो प्रभावी होगा। इसका मतलब इसके आधार पर उसने प्रभाविता के नियम की संकल्पना दे दी थी। और फिर तीसरा उसने क्या कहा, तीसरा कहा कि भाई प्रत्येक पीढ़ी में लक्षण स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, या लक्षण जो होते हैं वो कभी भी या गैमेट फॉर्मेशन के समय प्रत्येक पीढ़ी में या अपन कहते हैं युग्मक जनन के समय, युग्मक जनन के समय क्या होगा भाई, जो जीन होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, जीन पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथक पृथक होकर वंशागत होते हैं, वंशागत होते हैं। किससे जीन अलग होते हैं, तो अपन कहते हैं जो भी युग्म विकल्पी होता है उससे पहले युग्मक बनते हैं और उसके बाद में अगुणित युग्मक ही क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तो उसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम उसने प्रस्तुत किया था। तो एक संकरण पर आधारित उसने दो नियम दे दिए थे, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और युग्मकों की शुद्धता का नियम ये कहता है कि हमेशा लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, तो पहले युग्मक जनन होगा, और युग्मक में अगुणित युग्मक होते हैं वो एक युग्मक नर का और एक युग्मक मादा का मिलकर ही नई संतति में जाता है, अर्थात युग्मक स्वतंत्र होकर ये आगे से आगे गमन करते हैं। तो ये है अपना क्या, एकल संकर संकरण। क्लियर? ओके, थैंक यू।